हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम पर फोकस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनकी शेप्स कैसी होती है, केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कैसे ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो के दौरान कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम वर्ड का मीनिंग क्या है? क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। कलर बॉडी को हम इसे इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब स्टेन अप्लाई किया जाता है या डाई अप्लाई किया जाता है तो क्रोमोसोम आसानी से उस डाई को टेन कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम्स में भी एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा गया है। ड्यूरिंग मेटाफेज हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। क्रोमोसोम को दो फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, एक होता है आपका सिंगल क्रोमोसोम और दूसरा होता है डबल क्रोमोसोम। सिंगल और डबल क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो सिंगल क्रोमोसोम मीन्स क्या होता है, जहाँ पर वन क्रोमेटिड प्रेजेंट हो, और जब डबल क्रोमोसोम होता है मीन्स वहाँ पर दो क्रोमेटिड पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब हम जानते हैं कि सेल्स क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। एक सेल जब डिवाइड नहीं होती है, ध्यान से सुनना आप, जब एक सेल डिवाइड नहीं होती है तब हम क्रोमोसोम को सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में देखते हैं। जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो हम क्रोमोसोम को सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में देखते हैं, और जब सेल डिवाइड हो रही है तो हम इसे क्या करते हैं, डबल क्रोमेटिड्स जो है आपस में पेयर के फॉर्म में जुड़े होते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं। मीन्स जब क्रोमोसोम में टू क्रोमेटिड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं तो यहाँ पर पेयर परफॉर्म करता है। क्रोमोसोम मोस्टली पेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, और इस पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये कंडीशन हमें डिप्लॉइड सेल्स में या सोमेटिक सेल्स में दिखाई देती है। सोमेटिक सेल्स मीन्स क्या होता है, बॉडी सेल, जो कि 46 क्रोमोसोम नंबर होता है और 2n से इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर देन हम गैमेट्स के अंदर क्या देखते हैं, गैमेट्स के अंदर जो है यहाँ पर ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहाँ बोलेंगे हम, गैमेट्स के अंदर, और हम इसको n से डिनोट करेंगे, और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 23 होगा, मीन्स हाफ हो जाएगा। टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। प्लांट्स में हम इसके अलावा भी पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में देख पाते हैं कि क्रोमोसोम नंबर्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है पॉलीप्लॉइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, ओनली प्लांट्स के अंदर। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्रोमोसोम दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्रोमोसोम को कैसा देखते हैं कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेट रीजन होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल पोर्शन है इसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, सेंट्रोमियर, और इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोला जाता है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन की होती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन की होती है और इसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, और ये कैसी होती है, स्पाइंडल फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये इम्पोर्टेंट होती है। इसके जो आर्म्स या बाजू होते हैं, ये क्रोमेटिड्स जिनको बोला जाता है। डीएनए दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यू क्रोमेटिड एंड हेटेरोक्रोमेटिड। यू क्रोमेटिड के अंदर जीन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जिनसे कोडिंग या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, और यू क्रोमेटिन लूजली स्टेन होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन होता है, ठीक है। लूजली स्टेन इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, जहां न्यूक्लियोलस की जो सिंथेसिस होती है, मीन्स इसके लिए आरएनए सिंथेसिस होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर वाले रीजन को सैटेलाइट कहा जाता है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसके ऊपर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं,
सैटेलाइट बोलते हैं। और क्रोमोसोम के एंड जो पोर्शन होता है, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है क्रोमोसोम का एंड पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है? टीलोमेयर कहा जाता है। सो हम इसके शेप्स की बात कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शेप जो है 4 टाइप्स के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। सो टीलोसेंट्रिक, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें क्रोमोसोम एंड में प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिड्स आर्म्स एक ही साइड पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ये आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर कि टीलोसेंट्रिक फॉर्म जो है वो ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर के नीचे की साइड पर ही दोनों आर्म्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद में एक्रोसेंट्रिक में हम क्या देखते हैं कि सेंट्रोमियर भी वो अभी भी लास्ट में प्रेजेंट है, ऊपर छोटी सी आर्म्स दिखाई देती है और नीचे की साइड दोनों आर्म्स एक ही साइड पर प्रेजेंट होती है। फिर सब मेटासेंट्रिक में ऊपर शॉर्ट आर्म होती है और नीचे की साइड आर्म्स प्रेजेंट होती है। जबकि मेटासेंट्रिक में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर दोनों साइड पर बराबर आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। सो अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन में डीएनए 40% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 60% प्रेजेंट होता है, जो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर जो है इसके बाद में हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसमें क्या होता है? एक तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये हाईली बेसिक होता है, मतलब यहाँ पर 50% बेस होता है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? ये 10% बेस होता है। और डीएनए कैसा है? एसिडिक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? क्रोमोसोम यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एसिड प्लस बेस के जो रीजन की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं इसका। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बनता है और ये कॉम्पैक्ट तरीके से न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। सो सपोज हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 8 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामियर। ओके, सो इसके शेप डीएनए रैप हो जाता है, मतलब इसके शेप के ऊपर ये जो डीएनए है ये कैसा हो जाता है? ये यहाँ पर रैप हो जाता है। और ये क्या करता है? 147 बेस पेयर डीएनए यहाँ पर रैप होगा, ठीक है। सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इस दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम। और यहाँ पर इस टाइप से जो है 1 न्यूक्लियोसोम, सेकेंड न्यूक्लियोसोम एंड थर्ड न्यूक्लियोसोम, इस टाइप से न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है। सो जैसे हम एक माला देखते हैं ना, मोतियों की माला, उसमें क्या होता है? उसी शेप में डीएनए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगे होते हैं, जिसमें प्रोटीन मोती का रोल प्ले करता है और डीएनए धागे का रोल प्ले करता है। और ये लिंक्ड डीएनए जो है 43 बेस पेयर तक होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये 43 और 147 दोनों को जोड़कर अगर हम बात करते हैं तो ये 200 बेस पेयर तक रहता है। और ये न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रहे होंगे, हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ा हुआ है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके और इस टाइप से शेप बना लेता है। फिर ये धीरे से यहाँ पर इस टाइप से बाइंड करता है और धीरे धीरे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमेटिन बनाना स्टार्ट कर देता है और आपस में जुड़कर ये कंडेंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये हाईली फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। और लगभग 6 फीट तक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। सो ये क्वेश्चन भी नीट में आया है कि कितने फीट तक का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। सो लगभग 6 फीट तक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। आई होप आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो के माध्यम से कवर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।